हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पवन विजय, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी मोशन कोटा। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जेई मेन 2021 शिफ्ट 22 जुलाई शिफ्ट 2 पेपर को लेकर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। आइए देखिए सेक्शन ए में पहला सवाल। ऑलराइट, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए सवाल को। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉपर rod of length 25 cm and cross sectional area 3 mm square is joined with a similar aluminum rod as shown in the figure. Find the resistance of the combination between the ends A and B. देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है, और बहुत बेसिक से सवाल में एक बात यहाँ समझिए कि आपको दो यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, एक तो कॉपर का और एक आपको दूसरा गिवन है एल्यूमिनियम का। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम जो दो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको गिवन है, इनके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे से क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको यहाँ पर क्या निकालना है सर, आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब R1 R2 जो है आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होके क्या दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है। इसका A अज्यूम कर रहा हूँ, इसका भी A अज्यूम कर रहा हूँ, दोनों के लेंथ और दोनों के क्रॉस सेक्शन सेम से। ठीक है, बस अब क्या करना है हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। दैट मीन्स हमें आर इक्विवेलेंट यहाँ पर पूछा हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमें R1 R2 को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी और लेंथ और क्रॉस सेक्शन के टर्म में लिखना होगा। और वो रिलेशन आपको एज ए स्टैंडर्ड पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है सर, बेसिकली रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के टर्म में आप रो एल बाई ए लिख सकते हैं। बस अब क्या है, R1 R2 को आपको इसके टर्म में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर आपके पास आएगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर R1 को क्या लिख सकते हैं सर, R1 को लिख सकते हैं, लेंथ तो सेम है, रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, तो रो वन एल अपॉन ए। और इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है सेकंड वायर जो एल्यूमिनियम वायर, उसका रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूँ R2, तो R2 क्या लिख सकता हूँ, R2 लिख सकता हूँ रो टू एल बाई ए। बस अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। और जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, जैसे कि क्रॉस सेक्शन और लेंथ तो सेम है इसी, बाकी ये जो आपको रेजिस्टिविटी गिवन है एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आएगा। तो आइए इसका मैं डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पुट किया हुआ है ना, और सारी वैल्यूज़ पुट करके जो फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आएगी फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ही है, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ हैवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg। बेसिकली मास कितना सूटकेस का, 80 kg है। एट द डेस्टिनेशन लोअर इट्स डाउन बाई 80 सेंटीमीटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पोर्टर इन लोअरिंग द सूटकेस। बेसिकली जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है आपका वर्क पावर एनर्जी से, और वर्क पावर एनर्जी में भी आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाई ऑल शुड बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा की। मतलब जो सारे वर्क डन हमें कैलकुलेट करने होते हैं वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। अब यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन कौन कौन वर्क डन होगा, एक तो जो पर्सन है जिसने उस सूटकेस को उठाया हुआ है उसके वजह से वर्क डन होगा, और एक mg की वजह से वर्क डन होगा। तो वर्क डन ड्यू टू जो इसमें बोला है इसको P बोल देता हूँ, और वर्क डन ड्यू टू सूटकेस, दोनों की वजह से जो mg की वजह से जो वर्क डन है ये दोनों कितना होना चाहिए, डेल्टा के। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, फाइनली जब वो उसको होल्ड कर देगा नीचे तो तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स वर्क डन बाई पोर्टर जो आपको जिसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है, जो वर्क डन आपको यहाँ पर निकालना है उसको आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई mg। और ये कितना होता है, mgh उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस mgh। अब देखिए यहाँ पर आपको मास गिवन है, g गिवन है और h गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाना है, वर्क डन आ जाना है। तो आइए मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, उसके बाद यहाँ पर ये mgh, mg और h। m आपको गिवन है 80 kg, g की वैल्यू 9.8 और h सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करना है, ये बात आपको पता है। तो माइनस 627.2 जूल यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है एन इलेक्ट्रॉन
ऑफ मास एम ई एंड प्रोटॉन ऑफ मास एम पी आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा क्या बोला है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ असाइन विद द इलेक्ट्रॉन टू दैट द प्रोटॉन इज। बेसिकली बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद मैटर वेव चैप्टर पढ़ा है और मैटर वेव चैप्टर में ऐसे सवाल डेफिनेटली आपने किए होंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है सर, h/√2 mke, है ना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और क्लास इलिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल क्लास में कराया जाता है। हर स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि लैम्डा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सर। और के ई इज इक्वल टू क्या होता है सर, के ई इज इक्वल टू क्यू वी होता है। क्या होता है, क्यू वी। अब ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो एक तो इलेक्ट्रॉन आपको गिवन और एक प्रोटॉन गिवन है। क्या दोनों का चार्ज सेम होगा? यस सर, डेफिनेटली सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, मतलब वी भी सेम है। तो सर के ई क्या होगी, के ई दोनों के लिए क्या होगी, सेम। के ई क्या होगी, सेम। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, के ई तो कांस्टेंट यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, और 2 तो कांस्टेंट बाई नेचर ही होता है। तो बचा क्या, एम। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बचा, √m। और इस रिलेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फॉर प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू मास फॉर प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो ध्यान से देखिए जो रिलेशन आ गया हमारे पास √mp अपॉन √me। तो ऑप्शन जो होगा 1 वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 1 ऑप्शन को आप राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है और एंटीना से रिलेटेड सवाल है। तो एंटीना से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि सपोज करो ये कोई आप अर्थ पर किसी भी जगह पर कोई एंटीना लगा हुआ है, जैसे कि इस तरह से लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटीना लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये आपका एंटीना। ऑलराइट, अब इस एंटीना की जो हाइट है, मैं मान लेता हूँ कि वो हाइट कितनी रही होगी, सपोज वो हाइट रही होगी आपकी h, ये h हाइट है, ठीक है। तो h हाइट से एंटीना जब उससे सिग्नल जब ट्रांसमिट होगा तो वो सिग्नल कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो सिग्नल यहाँ पर बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो d डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। और वो d डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा कि ये तो आपका क्या हो गया सर, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, है ना। तो ये भी रेडियस ऑफ अर्थ होगा, मतलब ये तो r ही होगा, ये भी r ही होगा, है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये स्मॉल d डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाएगा। दैट मीन्स जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो आपका, तो उस डिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं d इज इक्वल टू √ में 2HR। तो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, √2HR। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको यहाँ पर एंटीना से रिलेटेड जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है एरिया कवर्ड। दैट मीन्स जो एंटीना है वो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करेगा, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सर, वो होगा πd²। कितना होगा, πd²। डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2πRh। कितना हो जाएगा, 2πRh। तो एरिया कवर्ड आ गया, डिस्टेंस आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया का पॉपुलेशन जो है कितनी कवर होगी, दैट मीन्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको गिवन होगी उसकी टर्म में, जैसे कि सवाल में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड, मतलब एक तो h आपसे पूछा है और आपसे बोला है एंड पॉपुलेशन कवर्ड। तो पॉपुलेशन कवर्ड के लिए भी एक फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखिए एंटीना से रिलेटेड, ताकि कभी भी एंटीना वाले सवाल आपके हमेशा सही हो। तो पॉपुलेशन कवर्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब आप क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है उसकी जो डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली किससे, एरिया कवर्ड से। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, उससे आ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन को वो सिग्नल ट्रांसमिट हो पा रहा है, दैट मीन्स वो कितनी पॉपुलेशन उस सिग्नल को कवर कर पा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर आपको एंटीना से रिलेटेड पता है तो ये समझ लीजिए सवाल आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके जो सारी कैलकुलेशन हमें कर लेनी है, आइए मैं इसका डिटेल सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली डिस्टेंस तो ये होगी, उसके बाद एरिया कवर्ड निकालना है। तो एरिया के लिए मैंने आपको बोला πd², है ना, यहाँ r लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नोटेशन अलग हो सकते हैं। बाकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो पॉपुलेशन कवर्ड, तो पॉपुलेशन कवर्ड 1413 × 10⁵। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, 1 ऑप्शन यहाँ पर राइट करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है इन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटेंस एंड द जनरेटर विद अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ईएमएफ आपको गिवन है EG इज इक्वल टू AG0 sin ωt, VC एंड IC आर द वोल्टेज एंड करंट, करेक्ट फेजर डायग्राम फॉर सच सर्किट। देखने से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो सर्किट है वो कैसा है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। कैसा सर्किट है,
सर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ये बात आपको देख के पता लग रही है? बिल्कुल सर, देख के पता लग रही है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपको ये बात एज अ स्टैंडर्ड मालूम होगी, नहीं भी मालूम है तो ध्यान रखिए कि जो इसके लिए ईएमएफ का जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, और करंट का जो रिलेशन होता है आई, वो होता है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि जो करंट है और जो ईएमएफ है, इन दोनों के जो फेज़र हैं या इनके जो फेज़ हैं, आप ध्यान से समझिए। फेज़ का मतलब यहाँ पे ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखा है, तो आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि करंट का जो फेज़र है वो पाई बाई टू फेज़ आगे है, किससे? वोल्टेज से। दैट मीन्स प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए आप एज ए स्टैंडर्ड याद रखिए कि जो करंट है वो वोल्टेज या ईएमएफ को कितना लीड करता है? पाई बाई टू से लीड करता है। अब देखिए ऐसा कोई डायग्राम जिसमें करंट आपको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो ये तो नहीं होगा। इसमें दोनों सेम है, ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों एक दूसरे से पाई पर हैं, नहीं, तो हमें कितना चाहिए? पाई बाई टू। और यहाँ करंट लीड कर रहा है, तो ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पर राइट टिक करोगा। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड एज, मतलब आपको इंटेंसिटी गिवन है 0.092 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट सही है, यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स आपसे पीक वैल्यू पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो कहीं ना कहीं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो आपसे पूछी हुई है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यूज उनसे रिलेटेड फॉर्मूला होता है 1/2 बी नोट ई नोट बाई म्यू नोट। ये फॉर्मूला होता है किसका? इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या सी बी नोट लिखा जा सकता है? डेफिनेटली सर लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और दूसरा एक और रिलेशन यहाँ पर पुट करेंगे, म्यू नोट को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नोट में फ्री स्पेस की बात हो रही है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें एज ए स्टैंडर्ड याद होता है। तो एप्सिलॉन नोट जो होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू नोट की जो वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं सर 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी का जो रिलेशन आ जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू ये 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा, बी नोट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि बी नोट जो पीक वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की और वही हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हम नहीं चेंज करते। ई नोट की जगह क्या लिख सकते हैं सर? सी बी नोट लिख सकते हैं, और म्यू नोट की जगह 1/ हम पुट करेंगे सर ये सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। अब ये जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी नोट। बाकी देखिए सी हमें पता है, आई इंटेंसिटी पता है, एप्सिलॉन नोट पता है, सारी वैल्यूज़ पता है। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, तो आइए देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फाइनली जो बी नोट का फॉर्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ किसका? इंटेंसिटी की टर्म में आ गया फॉर्मूला, और वैल्यू पुट करके आपने यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको चेक करना है एक एक स्टेटमेंट को। और बेसिकली जो क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सवाल है, और मैग्नेटिज्म में भी जो आपका फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट 1 पर। स्टेटमेंट 1 में बोला द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। और बोला एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ही हम जो टेम्परेचर है अगर उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा कर देते हैं? क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा कर देते हैं, तो इस कंडीशन में जो फेरोमैग्नेट्स हैं या जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जो भी आपके मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल, वो क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैरामैग्नेट। ये एज ए स्टैंडर्ड बात आपको पता होनी चाहिए कि टी जब आपका ज़्यादा हो जाएगा किससे? क्यूरी टेम्परेचर से। इस बात को ध्यान रखना, किससे ज़्यादा हो जाएगा? क्यूरी टेम्परेचर से। क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा और राइज कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बट क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा शो करने पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो मटेरियल हैं वो पैरामैग्नेट प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर करेक्ट हुआ, दैट मीन्स ये तो हो गया ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। बात करें स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट ट्रू है, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस
सेकेंड स्टेट में आपको बोला है कि जब फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो डोमेन एरिया है वॉल का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि हमें एज ए स्टैंडर्ड ये बात पता होती है थियोरेटिकल कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पर जो डोमेन है वो क्या होने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। दैट मीन्स जो एरिया ऑफ वॉल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। ये एज ए स्टैंडर्ड बातें हमें पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ट्रू क्या हो गया, स्टेटमेंट टू यहाँ पर फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यही हमारा आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 को आप राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिकली वेक्टर का सवाल है। आपसे पूछा है व्हाट विल द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। बेसिकली आपको प्रोजेक्शन पूछा है और प्रोजेक्शन में भी आपको वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि ए डॉट बी जो होता है ना, ए डॉट बी, ये क्या होता है सर, ये होता है ए बी कोस थीटा। बिल्कुल क्लियरिटी से बात आप सबको पता है। अब ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सबको ये भी बात पता होती है कि ए कोस थीटा जो होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन बी। ये बात सभी को लोगों को पता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे जो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन जो होगी किसकी डायरेक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है बी की, क्योंकि ए का बी पर प्रोजेक्शन पूछा है। तो जो आपसे पूछा है फाइनली वो क्या पूछा है कि सर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ए कोस थीटा, बट जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, बी की, और बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप। ये बात हमें बिल्कुल एज ए स्टैंडर्ड पता होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम डायरेक्शन शो कर पाएँ। तो बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बी कैप होगी। दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फाइनली जो आपको रिजल्ट है वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप। बस अब क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, सॉल्व कर लेना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आइए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डॉट बी, देखिए इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 और 1 1 मतलब 2 हो जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2, क्योंकि आई के प्लस जे कैप है। और आपको बी कैप भी लिखना है, तो बी कैप कितना होगा सर, बी कैप होगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, √2 है। तो आप ध्यान से देखेंगे √2 से निपट जाएंगे, तो आपके पास आई के प्लस जे के बचेगा। तो ऑप्शन जो 2 होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशनल का सवाल है और ऐसा सवाल है जो सेट सवाल है। बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन पर जब भी कोई हम नीचे रोल करते हैं, चाहे वो सॉलिड सिलेंडर हो, रिंग हो या डिस्क हो, या सॉलिड सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो, स्फीयर, ऐसे सारे सवाल क्लासेस में कराए जाते हैं। और आप लोगों को एज ए स्टैंडर्ड ये बातें पता भी होनी चाहिए कि जो जब आप इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर आप यहाँ पर किसी भी, चाहे वो स्फीयर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, किसी को भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या नीचे एक्सेलेरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन जो होगा यहाँ पर होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr²। ये यहाँ पर रिलेशन एज ए स्टैंडर्ड आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जब इंक्लाइन पर कोई भी आप नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन कितना होता है, जी साइन अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr²। हाँ, तो अब बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको बोला एक तो रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। तो तीनों को नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, रोल अप कर रहे हैं। तो आपसे इनकी स्पीड के बारे में बात हो रही है। तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो अगर अपन बात करें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होता है, बिल्कुल क्लियर। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है, जिस एक्सेस के अबाउट वो रोल करता हुआ नीचे आएगा। और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबसे ज़्यादा किसका है सर, रिंग का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा रिंग का है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। जबकि सबसे जो ये mr²/2 का मतलब कितना होगा सर, ये 0.5 हो जाएगा। और 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा सर, ये 0.4 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए सबसे कम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका है, सॉलिड स्फीयर का है। दैट मीन्स सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन उसका होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ आपसे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, इसलिए सबसे कम जो एक्सेलरेशन रिंग का होगा, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। 1 ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सवाल है, और मैग्नेटिज्म में जो एंगल ऑफ डिप है और ट्रू डिप अपेरेंट डिप है, यहाँ पर सवाल है। आपको पूछा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रू डिप और अपेरेंट डिप के बारे में, तो ट्रू डिप और अपेरेंट डिप के लिए जो रिलेशन होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan डेल इज इक्वल टू tan डेल डैश इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला एज स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो tan डेल है वो क्या है सर, बेसिकली ये tan डेल है ये ट्रू डिप है, ट्रू डिप का फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रू डिप है ना। और ये जो फॉर्मूला है tan डेल डैश यहाँ पर अपेरेंट डिप का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होता है, अपेरेंट डिप इसको बोलते हैं, है ना। और थीटा बेसिकली क्या है, थीटा यहाँ पर जो ट्रू डिप है और जो अपेरेंट डिप है उनके बीच में जो डायरेक्शन होगी, उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा, सॉरी उनके डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलते हैं। और ये थीटा बेसिकली क्या होगा, ये कोस थीटा डेफिनेटली लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो आप इस रिलेशन से, और ये रिलेशन आपको एज स्टैंडर्ड याद भी होना चाहिए। अब इस रिलेशन से आप कमेंट कर सकते हैं कि ट्रू डिप का वैल्यू ज़्यादा होगा या अपेरेंट डिप का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन आएगा tan डेल डैश शुड बी इक्वल टू tan डेल अपॉन कोस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब आप कोस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 पुट करेंगे तो tan डेल डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर ट्रू डिप इज़ लेस देन अपेरेंट डिप, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड एसएचएम से रिलेटेड सवाल है। एसएचएम में भी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है एक्स टी वो गिवन है a sin ओमेगा टी b cos ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू गिवन है। आपको बोला है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ मास इज x0 एंड वेलोसिटी इज v0, देन द डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। और यहाँ पर आपको c और फाई की वैल्यू बतानी। दैट मीन्स आप ध्यान से समझिए कि डायग्राम में आप देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डायग्राम से कुछ कनेक्शन नहीं। ये जो सवाल है बेसिकली इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है, और इक्वेशन पे बेस्ड सवाल में आपको ध्यान से समझना होगा कि जो है दो आपको एसएचएम के इक्वेशन दिख रहे हैं, a sin ओमेगा टी b cos ओमेगा टी, इनको ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आप दो एसएचएम के इक्वेशन को ऐड करते हो तो आप जो नेट इक्वेशन लिखते हो, जैसे कि ये एक्स, मैं नेट एसएचएम की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो एक्स नेट इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ सर, a नेट, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ सर, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। क्या लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये कि ए नेट जो होता है वो दोनों जो एसएचएम जिनको ऐड कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, और अल्फ़ा जो होता है उनके बीच में रिजल्टेंट के साथ एंगल होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए नेट अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ए नेट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो फंक्शन है तो साइन में, ये वाला कोस में है, तो इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्योंकि जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके फेज में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ओमेगा टी से ओमेगा टी ऐड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखें, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। बट पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखने से हमें क्या होगा, यहाँ पर जो फेज़ है, हमें जो फेज़ डिफरेंस है डेल्टा फाई वो मिल जाएगा। जो यहाँ पर थीटा जो होता है वो क्या होता है, फेज़ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जानी है। दैट मीन्स यहाँ पर जो a नेट होगा वो तो √a² प्लस b² होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी जो है वो a और b तो है, a और b है डेफिनेटली। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan, जो रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको अगर मैं फाई बोल रहा हूँ, tan फाई इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, a प्लस b कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये वाली टर्म फिर से 0 हो जाएगी, और ऊपर साइन पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b बाई ए, कितना हो जाएगा, b बाई ए। तो tan फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, b बाई ए। तो हमारे पास a नेट और tan फाई तो आ गए, बट हमें जो ऑप्शन में जो फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जैसे कि यहाँ पर इसने c बोला है, आप ध्यान से देखिए जो इक्वेशन गिवन है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन गिवन है, और इसमें इसने इसको लिखा है c cos ओमेगा टी माइनस फाई।
तो कोस में चेंज किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर देंगे, मतलब इस साइन को कोस में चेंज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट ए नेट को जो बोला है सी बोला है। अब आप देखो ए नेट के लिए कोई रिलेशन आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। दैट मीन्स इस ए और बी को भी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वी नोट और एक्स नोट और समथिंग ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है, क्या बोला है, टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की पोजीशन जो है वो एक्स नोट दी हुई है। दैट मीन्स जैसे आप टी इज इक्वल टू टी 0 रखोगे, है ना, तो ये वाली जो टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो एक्स टी एट टी इज इक्वल टू 0 ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा। दैट मीन्स जो पोजीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। दैट मीन्स आपको x0 की जो वैल्यू होगी, x0 मतलब t की वैल्यू 0 रखी ना हमने, तो ये जो x0 है यहाँ पे लिखा हुआ है x0, ये x0 कितना हो जाएगा b हो जाएगा। दैट मीन्स b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप x नोट लिख सकते हो या x0 जो भी लिखा हुआ है ये टर्म लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बात करें वी नोट की, तो वी नोट क्या है, बेसिकली वेलोसिटी है एट टी इज इक्वल टू 0। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन गिवन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो सिंपली इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी में जैसे टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा देता हूँ और फिर एलिमिनेट करके ये सारी वैल्यूज अभी अपन फाइंड आउट भी कर लेते हैं। देखिएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हाँ वी जो कैलकुलेट किया है, वी में के लिए क्या किया सर, डिफरेंशिएट करना था जैसा आप बता रहे थे, डिफरेंशिएशन किया है और t इज इक्वल टू 0 पुट किया है। जैसे t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास v जो होगा वो a ओमेगा हो जाएगा। दैट मीन्स v नोट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a ओमेगा, कितनी हो जाएगी a ओमेगा। ऑलराइट, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे v नोट कितना आ गया, a ओमेगा आ गया। और अब आपने यहाँ पर देख लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब जो ए और बी है, यहाँ से आप क्या ए फाइंड आउट कर सकते हो सर, ये डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए फाइंड आउट करने में क्या प्रॉब्लम है सर, इसको वी नोट अप या वी जीरो जो भी या वी ओ कुछ भी बोल सकते हैं अपॉन ओमेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट कर दिया और दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे और आप ऑप्शन जो आपके पास आ जाएगा वो क्या था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ए नेट है, ए नेट को क्या लिखा हुआ है सर, सी लिखा हुआ है, तो उसको लिख देंगे ए स्क्वायर, मतलब वी नोट होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स नोट का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए आपको ऑप्शन सी का ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सी ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन है, वी नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, इस तरह से ही है। ठीक है, इसी तरह से अब जो दूसरा बात है यहाँ पर अपन को कैलकुलेट करनी है, वो क्या कैलकुलेट करना है, इस साइन को किस में चेंज कर देना है, कोस में, और साइन को कोस में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये चेंज करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फ़ा की, और tan अल्फ़ा भी अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा, ये कोट अल्फ़ा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा अपना वो 4 आएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, टी नोट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और आपको लेंथ क्या कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, एसएचएम का ऐसा सवाल आ गया तो आप समझ लीजिए बल्ले बल्ले पेपर में, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है ना। तो जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल के। तो सिंपली आप क्या लिख लेंगे सर, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं, फिर भी आप ओरली सवाल कर सकते हैं, पर फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। अंडर रूट L, पहले लेंथ कितनी थी L, बाद में रेड्यूस कर दी, दैट मीन्स L बाई 16 हो गई, क्योंकि 1 अपॉन 16 होगी इनिशियल वैल्यू की, तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। T2 इज इक्वल टू T/4 आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर T/4 जो ऑप्शन है वो होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से इजी क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, कैटेगरी का सवाल है। आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछी है, किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो मोनोएटॉमिक गैस कोई भी गैसेज हो उसके लिए जो एनर्जी लिखी जाती है ई है ना, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है एफ के टी बाई 2, एफ के टी बाई 2। अब हमें पता है मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है 3। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 3 के टी बाई 2।
और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको एज ए स्टैंडर्ड ये बात पता होती है कि मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 kT होता है, ठीक है, इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है कंसिडर सिचुएशन इन विच रिवर्स बायस्ड करंट ऑफ अ particular PN junction increases when it is exposed to a light of wavelength is less than equal to 620 nanometer. During this process enhancement in carrier concentration takes place due to generation of a whole electron pairs. The value of band gap is basically यहाँ पर हमसे बैंड गैप पूछा है, तो एनर्जी बैंड गैप जो होगा, एनर्जी बैंड गैप वो होगा यहाँ पर hc/λ, ठीक है। आपको लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है, तो इसको 1242 एग्जैक्टली नैनोमीटर में पुट करेंगे क्योंकि हमें डेटा 621 नैनोमीटर में गिवन है। अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन होता तो 12,400 लिखते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, और ये एनर्जी जो हमारी मिलती है वो किसमें मिलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी सफिशिएंट इनफ टू कैरी टू इन्फिनिटी। द टाइम टेकन इट टू रीच द हाइट एच इज। बेसिकली यहाँ पर जो है हमें एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एच हाइट पर पहुँचने में कितना टाइम कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल शुड बी इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब बात करें कि अर्थ की सरफेस से जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, बेसिकली आपको बोला है कि वो क्या कर सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। दैट मीन्स जो आपने स्पीड दी होगी, ये बात ऑब्वियस है कि जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी होगी वो कितनी दी होगी, ½ mv², और v जो होगा वो क्या है, √2gma/re होगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से अगर आप किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हो तो ही वो इन्फिनिटी या बाहर जा सकता है, ये बात ऑब्वियस है। तो यहाँ पर अपन इसको पुट किया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gmem/ ये हो जाएगी r, क्योंकि अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmem/r होती है। उसके बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, हाइट एच पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो हाइट एच पर पहुंचने के लिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, ½ mv², वहाँ पर जो स्पीड रही होगी वो ½ mv² रही होगी, प्लस की जगह माइनस है, क्योंकि अब अपन को फिर से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है फाइनल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पर जो होगी उसको अपन अभी इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकते हैं, तो GMEM/R प्लस स्मॉल r। अब क्या करेंगे, यहाँ से v आ जाएगा, और v को हम क्या कर सकते हैं सर, v को हम dr/dt लिख के सकते हैं, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे और टाइम का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। देखिए मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, v फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से यहाँ पर आपका v आ जाएगा, वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई इससे। उसके बाद dr/dt लिख के सिंपल काइनेमेटिक्स का जो फंडा है इंटीग्रेट करके हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम एज अ फंक्शन ऑफ h और r। तो फाइनली जो ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा होगा 1/3 2re/g 1 + h/re की होल पावर 3/2 -1, वो करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, बुलेट ऑफ मास 4g ग्राम इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। मतलब ये ग्राम है, बेसिकली 4g मास है ना, 4 ग्राम मास इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। इफ द बुलेट मूव्स विद द मजल स्पीड 50 मीटर/सेकेंड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द गन एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉयल गन आर। बेसिकली इम्पल्स हमसे पूछा है और रिकॉयल वेलोसिटी पूछा है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है I = क्या होता है, ΔP होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं सर mv - u, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 होगी गन की, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर है, तो u तो 0 हो जाना है। दैट मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है वो mv कैलकुलेट करना है, और मास हमें पता है, वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व हम कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सब रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। फाइनल मोमेंटम हम बुलेट और गन दोनों का लिख लेंगे, और यहाँ से हमारे पास v का रिलेशन आ जाएगा, v आ जाएगा तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इम्पल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो इम्पल्स mv, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए, और v की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। ये 0 जो है ये इनिशियल मोमेंटम है, और जो फाइनल मोमेंटम है बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, दिस,
एंड ये मोमेंटम होगा गन का, ठीक है। दोनों हमने मास को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके पुट कर दिया और वैल्यू फाइंड आउट करके ऑप्शन जो है 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली आपका जो एसी करंट सॉरी अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर से रिलेटेड सवाल है, और यहाँ पे आपको एक्सेल और एक्ससी की वैल्यूज़ आपको बोली कौन ज़्यादा है कौन कम है, और आपको कमेंट करना है कि कौन लीड कर रहा है कौन लेग कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें ओमेगा एल ग्रेटर देन ओमेगा सी, दैट मीन्स एक्सेल जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एक्सी से। तो एक्सेल मतलब जो ग्रेटर देन एक्सी है मतलब इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा है दैट मीन्स जो करंट है वो क्या होगा, पीछे होगा किससे, ईएमएफ से, अप्लाइड ईएमएफ, है ना। तो ईएमएफ से क्या होगा, आगे होगा। तो ए जो है मैच कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ, मतलब ये मैच कर रहा है 2 के साथ। जबकि अगर हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की तो बी में आपको बोला है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, दैट मीन्स ओमेगा एल और ओमेगा सी 1 ओमेगा सी दोनों इक्वल है। दैट मीन्स एक्सएल और एक्ससी क्या है, दोनों इक्वल हैं। और एक्सएल एक्ससी जब इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट सिचुएशन। और इस कंडीशन में जो दोनों की फेज होती है वो सेम होती है और फ्रिक्वेंसी सेम होने की वजह से जो करंट है या जो आउटपुट है, पावर आउटपुट है, आपको मैक्सिमम मिलता है। तो आप देखिए बी ऑप्शन जो मैच कर रहा है, अगर अपन बात करें करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, इससे ही मैच कर रहा है और इससे मैच कर रहा है मैक्सिमम करंट अकर्स, क्योंकि करंट जो है मैक्सिमम अकर करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट से भी और थर्ड से भी। तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट तो सेकंड से मैच कर रहा है, बी किससे मैच कर रहा है सर, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड से। तो ये फर्स्ट और थर्ड है ना, तो ये थर्ड, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन जो होगा 3, वहाँ पे अपन देखेंगे कि फर्स्ट से मैच कर रहा है तो फर्स्ट के साथ इसको मैच कर देते हैं। तो बी मैच कर रहा है किसके साथ, फर्स्ट के साथ। इसके बाद बात करें सी ऑप्शन, जिसमें आपको बोला है कि एक्सेल जो है वो लेस देन है किससे, एक्सी से। तो इसका उल्टा होगा जो आपने सेकंड इसमें देखा है, इसका उल्टा क्या होगा, करंट लीड्स द ईएमएफ। तो थर्ड जो सी है वो मैच करेगा किसके साथ, फोर्थ के साथ। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब मैक्सिमम करंट, है ना। तो एक्सेल बराबर एक्सी हो गया, दैट मीन्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, उस सिचुएशन में करंट आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ऑप्शन जो है 3 वो यहाँ पर करेक्ट होगा। 3 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो एक्स एक्सिस पर रखा है, प्रॉक्सिमिटी टू ए लाइन चार्ज ऑफ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी 3.0 into 10 to the power -6 coulomb per meter. Line charge is placed on z axis and positive and negative charges of dipole is at distance of 10 mm and 12 mm from the origin respectively. The total force is 4 Newton exerted on the dipole. Find out the amount of positive and negative charge on the dipole. Basically सिचुएशन कुछ इस तरह से कि जैसे सपोज अपने पास ये लाइन चार्ज है, ठीक है, ये कोई लाइन चार्ज है। इस लाइन चार्ज की वजह से जो आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है 3.0 into 10 to the power -6 कूलम पर मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये गिवन है 3 into 10 to the power -6 कूलम पर मीटर। और एक डाइपोल है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और आपस में ये इससे जो ओरिजिन है मतलब इस लाइन से डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आपको बोला है कि जो नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज एट डिस्टेंस 10 mm एंड 12 mm फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब पॉजिटिव चार्ज पहले रखा हुआ है, दैट मीन्स ये प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू होगा, तभी डाइपोल फॉर्म होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को आपको बोला है 10 mm और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोला है कितना, 12 mm, ठीक है। अब आपको बोला है कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4 न्यूटन है। तो जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बेसिकली ये ध्यान देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होगा, बेसिकली इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस होगा, चार्जेस पर एक फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं QE, है ना। और लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 2K λ/r होता है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब R इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो दोनों चार्जेस के लिए फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात ऑब्वियस है कि एक चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों की वजह से जो फोर्सेज होगा उनके डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे में से नेट आप निकाल के इसके इक्वल कर लेंगे 4 के और फिर वहाँ पर क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पर क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू पर निकाल लिया फोर्स, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज वाले की, और नेट फोर्स जो होगा वो ये होगा, ठीक है।
और नेगेटिव फोर्स को जो आप पुट करेंगे सारे वैल्यूज़, तो यहाँ से Q हम कैलकुलेट करेंगे। Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 4.4 माइक्रो कूलम आएगी। ठीक है, तो इसको राइट टिक करें 4.4 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस से ऑप्टिक्स से रिलेटेड सवाल है। सवाल में बोला है रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द रिफ्रैक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज मेक एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाती है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली आर इन आर डैश, देन द क्रिटिकल एंगल इज गिवन, मतलब आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। जैसे कि क्रिटिकल एंगल के लिए जो रिलेशन होता है साइन थीटा सी इज इक्वल टू, ये रिलेशन आप सभी को पता होगा, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक है, ये रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल के लिए। अब बेसिकली लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो एंगल आपको गिवन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो ये आर एंगल गिवन है और ये आर डैश गिवन है। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सी रे? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा है। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो अब क्रिटिकल एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, तो आर प्लस आर डैश प्लस 90 डिग्री है ना, ये जो एंगल्स हैं आर प्लस आर डैश प्लस आर 90 डिग्री, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है सर, 180 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप क्या, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं? आर डैश, ये कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस आर हो जाएगा। और एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होंगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, तो इसको अपन आर डैश को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस आई लिख सकते हैं। देखिए ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, अब अपन जब यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, स्नेल्स लॉ क्या होता है? N1 साइन आई क्या होता है? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, अब लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो मीडियम है कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो म्यू डेंसर साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू रेयर साइन आर। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कितना होगा? आर डैश जो अपन ने लिख लिया 90 माइनस आई की टर्म में, तो यहाँ पे अपन साइन 90 माइनस आई लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर म्यू डी इंटू साइन आई है ना, और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा म्यू आर और ये हो जाएगा कोस आई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं क्रिटिकल एंगल मुझे निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? म्यू आर अपॉन म्यू डी चाहिए। तो म्यू आर अपॉन म्यू डी अगर यहाँ कैलकुलेट कर लूँ, तो म्यू आर अपॉन म्यू डी की वैल्यू साइन आई अपॉन कोस आई कितनी हो जाएगी सर? टेन आई हो जाएगी। और ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन आई आ जाएगा। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा 1 करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, 1 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। इसमें बोला है न्यूक्लियस विद मास नंबर 184 इनिशियली, मतलब मास नंबर 184 है, इनिशियली रेस्ट पर है। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। इफ द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब हमसे एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी के लिए जो रिलेशन है, क्या हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस सर, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है एनर्जी कंजर्वेशन में आपको स्पीड या वेलोसिटी की रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट? मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का एक्सप्लोजन होता है या कोई यहाँ पर रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पर अपन मोमेंटम कंजर्वेशन आसानी से लगा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर यहाँ पर स्पीड का रिलेशन देख के हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के जो फाइनल रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनिशियली 184 मास का जो न्यूक्लियाई वो रेस्ट पर है। इसके बाद 180 उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है वो v स्पीड से इधर की तरफ गया होगा, तो ये 180 वाला कितनी स्पीड से इधर गया होगा? ये सिंपल हम कैसे निकाल सकते हैं सर? इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर था और फाइनली ये 180 रह जाएगा। इसकी स्पीड जो है, इसको अगर मैं v डैश बोल दूँ और इसकी स्पीड को v बोल रहा हूँ, तो -4v हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो 180 v डैश इज इक्वल टू 4v हो जाएगा। अब यहाँ से आप v डैश और v के बीच में आपके पास रिलेशन आ गया, और ये v और v डैश के बीच का जो रिलेशन है यहाँ एनर्जीज वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और आपको जो एनर्जी है वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो फाइनली आपके पास अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जो कि ऑप्शन 4 में करेक्ट है।
स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी पर अपन सवाल। और सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, चॉइस आपके पास 5 की होती है, पूरे 10 अपन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन XY प्लेन, द सेंटर ऑफ द ओरिजिन एट द लाइन जॉइनिंग इट्स एंड्स एट द गिवन इज, ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है और सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर मास होता है, अगर ये ओरिजिन है 0,0 है तो हमें पता है कि इसका जो सेंटर मास होता है ये कितना ऊपर होता है, 2r/π ऊपर होता है। ठीक है, 2r/π एज ए स्टैंडर्ड हमें ये बात ध्यान रखनी है, और ध्यान होती भी है कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसका सेंटर मास जो होता है वो यहाँ से 2r/π ऊपर होता है। दैट मीन्स जो x है उस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इंटीजर टाइप का सवाल है, डायरेक्ट देखते हैं आंसर, 2 आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सवाल है और सिंपल सा सर्किट का सवाल है। आपको बोला है इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ सेल ऑफ सर्टेन EMF प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस 1.25 वोल्ट अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस 5 ओम। बेसिकली जब अपन बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन कंसिडर करते हैं, तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। और I जो होता है वो क्या होता है सर, E/R प्लस स्मॉल r होता है। ठीक है, ये बात हम सभी को पता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER/R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 1.25 वोल्ट, तो ये पुट कर देंगे। E हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू कितनी, पहले 5 है तो 5 प्लस स्मॉल r, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि हाउएवर इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस 2 ओम। दैट मीन्स जब आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस वो कितना था, 2 ओम, तो ये 2 प्लस स्मॉल r हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन में सॉल्व करके क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या x/10 वोल्ट से कंपेयर करके क्या हम फाइनल आंसर x नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसका डिटेल सोल्यूशन किस तरह से यहाँ पर x कैलकुलेट किया हुआ है, मैं दिखा दूँ। जैसे कि दो इक्वेशन मैंने आपको बनाकर दिखाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, और x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। तो 15 जो यहाँ पर इंटीजर है उसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है, और आपको जीनर डायोड पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको बोला है इन द गिवन सर्किट डायग्राम 5 वोल्ट जीनर डायोड, मतलब अलॉन्ग विद द सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड 50 वोल्ट सप्लाई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 90 मिली एम्पियर विल बी। बेसिकली आपको रेजिस्टेंस आपको बताना है, यहाँ पर R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो R की वैल्यू के लिए R इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, V/I होता है। ठीक है, ये बात सभी लोगों को पता है, R इज इक्वल टू क्या होता है सर, V/I होता है। अब अगर अपन जीनर डायोड के अक्रॉस देखें तो यहाँ पर ये 50 माइनस कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, क्योंकि जीनर डायोड के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया है। तो 50 माइनस 5, और बेसिकली करंट जो होगा यहाँ पर ये I और I2 होगा, दैट मीन्स I प्लस I2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये 45, ये तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे, 45 हो जाएगा, और I हमें गिवन है 90 मिली एम्पियर, तो 90 मिली एम्पियर यहाँ पुट कर देंगे, प्लस I2 की जो वैल्यू हमें देखें तो I2 की वैल्यू बेसिकली लोड रेजिस्टेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 5/RL हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/RL। अब क्वेश्चन में क्योंकि बात हो रही है मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जीनर करंट की, किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम जीनर करंट की। तो जीनर करंट मैक्सिमम कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स जब RL इन्फिनिटी होता है। जीनर डायोड के लिए कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद रखिए कि जब लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो जीनर जो करंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है उस सिचुएशन में। तो दैट मीन्स RL को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स जो R आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो आप सर्किट में है ही नहीं, तो 45 कितना हो जाएगा सर, ये 90 मिली एम्पियर, तो 90 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 45 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कैलकुलेट हो गया आएगा, इसका 45 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, और 1000/2 कितना हो जाएगा, 500 ओम। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जो आंसर होगा वो होगा 500। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन प्रिज्म से रिलेटेड सवाल है। आपको क्वेश्चन बोला है रियल लाइट थ्रू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है। तो ये बात समझ लीजिए कि R1 और R2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे, A/2 होंगे। मिनिमम डेविएशन के लिए बात हमें पता होती है।
उसके बाद बोला इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स विद इन द प्रिज्म। इस बात पे ध्यान रखना है ना, मतलब आपको आई की जो वैल्यू गिवन है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब 2 बेसिकली कितना होगा, वो R1 होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पर जब प्रिज्म होगा उस पर रिफ्रैक्शन R1 होता है। तो आई हमें कितना गिवन है, 2R1 गिवन है, और R1 कितना होगा A/2, तो 2 इंटू A/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली गिवन है। बस अब क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। तो स्नेल्स लॉ जब हम लगाएंगे कौन सी सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस पर, ठीक है, जो प्रिज्म की फर्स्ट सरफेस है उस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। ये हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला तो 1 ले लेंगे, एयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और sin I क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि I है, हमने देख लिया, sin A इज इक्वल टू N2 में √3 गिवन है, sin R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है, A/2 है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, A/2। अब क्या करेंगे, साइन ए को सिंपली हमें पता है सर 2 sin A/2 cos A/2 लिखोगे, ये कौन सी नई बात आप यहाँ पर बताने वाले हो। तो 2 sin A/2 cos A/2 ये आप लिखोगे, और फिर फाइनली यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लोगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, A/2 से A/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो cos A/2 की जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए, cos A/2 आपको दिखाई देगा, ये तो कितनी है, √3 है, ये 2 उधर शिफ्ट होगा तो √3/2 होगा। तो cos A/2 कितना हो रहा है, √3/2, और cos में वैल्यू √3/2 कब होती है, जब सब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। दैट मीन्स A/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हमसे एंगल ऑफ प्रिज्म में पूछा है, ठीक है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन, सॉल्व तो मैंने कर ही दिया है। एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर 60 डिग्री कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट है आपका। टोटल चार्ज एनक्लोज इन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम आपको गिवन है 2 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब लोकेटेड एट द ओरिजिन। आपसे पूछा चार्ज कितना होगा इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज फील्ड इज फाउंडेड, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन। देखो एक अच्छा सवाल पेपर में आपको यहाँ पर मिल रहा है, और एक नई चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए बेसिकली अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है डी आपको गिवन है e⁻⁻x sin y i कैप माइनस e⁻⁻x cos y j कैप प्लस 2z k कैप कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा चार्ज, ठीक है। देखिए चार्ज हम जब फाइंड आउट करते हैं तो Q जो होता है वो रो इंटू dv होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है हमें गिवन है 2 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब, तो ये dv तो हमें गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, ये फाइंड आउट करना है हमें बेसिकली ये रो जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, रो हमें कैलकुलेट करना है। और रो कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक रिलेशन आपको पता होगा, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो बेसिकली डेंसिटी के लिए जो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रिलेशन होता है वो होता है बेसिकली आपका del/del x i कैप प्लस del/del y j कैप प्लस del/del z k कैप। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट ई वेक्टर। ये रिलेशन होता है किसका, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। ये गाउस लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये आपको अगर याद नहीं है तो इसको याद रखिए, इस क्वेश्चन के लिए ये आपके काम आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो अब यहाँ पर बेसिकली रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें इस तरह से लिखना है, और यहाँ पर हमें चाहिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बेसिकली हमें बात समझें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो बेसिकली डी अपॉन जो होगा ना, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या डी को अपन अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है अगर उसको अपन लिखें तो उसको बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी अगर उसको डी वेक्टर से यहाँ पर लिखा हुआ है तो डी वेक्टर इज इक्वल टू बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया। क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। अब जो चार्ज है वो चार्ज क्या है सर, Q है, और एरिया जो होगा वो कितना होगा 4πr²। और वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर r के डायरेक्शन वेक्टर यूज़ किया, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो देखना क्या बनेगा, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, ये बन जाएगा Q अपॉन 4πε0 r², और ये आर कैप। तो ध्यान से देखिए रिलेशन आपको देखा लगेगा, मतलब आप इसको समझ जाएंगे कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बन गया। दैट मीन्स डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना।
ये यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन है इस रिलेशन में। ठीक है, तो इस रिलेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ई की जगह मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो डॉट यहाँ पर ई की जगह कितना आएगा, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी कितना है, एप्सिलॉन नॉट अगर अपन अलग से लिख दें, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये है ना। मैं इस ई की जगह यहीं पर पुट कर रहा हूँ, वो वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कोस वाई जे कैप, कोस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप, 2z के कैप। ठीक है, ये इस तरह का रिलेशन यहाँ पर आएगा। अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। रो निकालने के लिए आई को आई के साथ है ना, जे को जे के साथ और के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर फाइनल रो अपने पास कैलकुलेटर कराएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, रो अब ये वाली टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, तो ये डी बाई डेल एक्स है ना, ये हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन वाई। समझ में आ रहा है, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा और माइनस साइन के साथ माइनस डेल अपॉन डेल वाई, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और ये वाली टर्म होगी ए टू दी पावर माइनस एक्स कोस वाई। ठीक है, ए टू दी पावर माइनस एक्स कोस वाई, इस तरह से टर्म होगी। और फाइनली जो टर्म होगी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, क्योंकि जेड के कैप और के कैप डॉट 1 हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड, और ये हो जाएगा 2z। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास आएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमें करना है। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो साइन वाई तो कुछ होगा नहीं, ए टू दी पावर एक्स माइनस एक्स का माइनस ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर माइनस एक्स होगा, और साइन वाई यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कोस वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई की टर्म में हो नहीं सकता, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोस वाई का माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई हो जाएगा। और 2z है ना, जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो अब ध्यान से देखिए, अगर अपन बात करें जो हमसे पूछी हुई फ्लक्स जो चार्ज पूछा हुआ है, कहाँ पर पूछा है, ओरिजिन पर पूछा है, ओरिजिन पर पूछा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो लिखने होंगे एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू कितनी रखनी होगी, 0 0। तो जब आप ये वैल्यू 0 और 0 0 पुट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ कितनी जाएगी, 0। दैट मीन्स डेंसिटी जो रो है एट ओरिजिन है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ एट ओरिजिन, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, सिर्फ 2 हो जाएगी, और ये 2 होगी, और वो अपने पास 2 × 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 × 2 × 10 टू द पावर माइनस 9, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। अब जो ऑप्शन सॉरी इंटीजर टाइप का सवाल है, इसमें नैनो कूलम में हमें आंसर देना है, तो 10 टू द पावर माइनस 9 तो क्या हो जाएगा, नैनो कूलम हो जाएगा, तो 4 × 10 टू द पावर माइनस 9। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा इंटीजर में वो आएगा 4। कितना आंसर आएगा, 4, यहाँ लिख देता हूँ 4 इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिसिटी से रिलेटेड सवाल है। आपको बोला है क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, ये आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और अल्फा गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड पर मीटर इन द ट्रैक इज। बेसिकली जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 वाई, वाई यहाँ पर क्या है, यंग्स मॉडुलस है, इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू एरिया। ये रिलेशन यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर आपको पता है तो आप सवाल को डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। और स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन के लिए अगर अपन बात करें तो लेंथ में चेंज जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको टेम्परेचर और यहाँ पर अल्फा में गिवन है, दैट मीन्स इसको अपन क्या ले सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे स्ट्रेन की जगह, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, एरिया गिवन है, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और फाइनली आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी 5 जूल पर मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन इंटीजर टाइप का सवाल है तो 5 करेक्ट आंसर होगा।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है एरर से रिलेटेड सवाल है और आपको बोला 3 स्टूडेंट S1 S2 S3 3 स्टूडेंट्स है परफॉर्मेंट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और जी में वहाँ पर एरर की बात कर रहे हैं। तो सवाल में आपसे पूछा है कि E1, E2 and E3 are the percentage error in G for student 1, 2 and 3. Then the minimum percentage error is obtained by student number. मतलब आपको 1, 2, 3 में से एक आंसर देना है। इंटीजर टाइप का सवाल है बट 1, 2, 3 में से एक आंसर होगा। अब परसेंटेज एरर इन जी देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आप सभी को पता है T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इन जी जो होगा डेल्टा G/G इज इक्वल टू, अगर अपन इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 डेल्टा T/T प्लस डेल्टा L/L। ठीक है, ये परसेंटेज एरर इन जी होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अपन बात करें स्टूडेंट 1, 2 और 3, तो देखिए यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, जो सेकेंड्स में टाइम गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए कि जो डेल्टा टी होगा है ना, डेल्टा टी की अगर अपन बात करें तो डेल्टा टी बेसिकली क्या होगा, डेल्टा टी नोट अपॉन एन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे डेल्टा टी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ऑसिलेशंस हैं वो किसके लिए हैं, फर्स्ट वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ऑसिलेशन कर रहा है तो मतलब उसके लिए एन क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो सबसे मिनिमम परसेंट हमसे पूछा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डेल्टा टी और डेल्टा एल जो लीस्ट काउंट है ना, वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको गिवन है, ये तो कांस्टेंट रहना है। तो डेल्टा G/G जो डिपेंड करेगा, डेल्टा टी की जगह एन पुट करोगे तो एन और किस पर डिपेंड करेगा, टी पर। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो सबसे कम जो होगा वो किस स्टूडेंट के लिए होगा, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एन की वैल्यू कितनी दी है, 8, और ये कितना दिया है, 128 है ना, तो इसलिए फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है 3 पार्टिकल्स PQR आर मूविंग अलोंग द वेक्टर्स, मतलब आपको इनकी डायरेक्शन गिवन है, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ठीक है, दे स्ट्राइक्स ऑन द पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट पर स्ट्राइक करते हैं फिर डिफरेंट डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ पार्टिकल P इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच इज कंटेंस वेक्टर A एंड B, मतलब जो P है वो क्या करता है, A और B वेक्टर के डायरेक्शन में जो मूव करना स्टार्ट करता है नॉर्मली। सिमिलरली Q मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेंस A एंड B, और द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ P एंड Q आपको गिवन है। बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, P और Q की डायरेक्शन, और फिर उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू A.B अपॉन AB है ना। सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। पर उससे पहले A और B का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो सिंपली सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ P फाइंड आउट की, जो कि इसको V1 कैप से लिखा है, और वो क्या होगी A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस मॉड ऑफ B। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो A और B की क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, और तो डायरेक्शन जो होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करके अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करें V2 कैप की, तो V2 कैप की भी सिमिलरली A और C के परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फाइनली जो cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ V1 कैप एंड V2 कैप, तो ये फॉर्मूला जो हो जाएगा V1 कैप डॉट V2 कैप अपॉन V1 कैप का मैग्नीट्यूड एंड V2 कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, 1 1 होंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और सिंपली हमें जो एंगल आएगा उसको कंपेयर करना है किससे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसके अंडर रूट 1/√3 से कंपेयर करना है। तो एक्स की जो वैल्यू है 1/√x से कंपेयर करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है ना। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इंटीजर टाइप का सवाल है, आंसर होगा 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है इन 5 मिनट्स अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, बेसिकली न्यूटन्स कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और न्यूटन्स कूलिंग के लिए जो फॉर्मूला है, टाइम अपन को कैलकुलेट करना होता है, T इज इक्वल टू 1/K ln θ2 माइनस θn, θ2 माइनस θn अपॉन θ1 माइनस θn। ये फॉर्मूला एज ए स्टैंडर्ड अगर हमें पता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो 5 मिनट में कितना हो रहा है, 75 से 65, तो 1/K जो भी है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ln θ2 कितना सर, यहाँ पर हमें बोला है, एक तो आपको दिया हुआ है 65 to 25, दैट मीन्स ये 65 to 25, क्योंकि θ2 65 होगा क्योंकि θ1 75 है, तो 75 माइनस 25, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो बोला है कि
नेक्स्ट 5 मिनट में जो टेम्परेचर है 25 से मतलब रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो 5 मिनट्स ही है, 1/k ln है ना। यहाँ पे थीटा डैश में मान लेता हूँ उस टेम्परेचर को जो मुझे फाइंड आउट करना है। इनिशियल रूम टेम्परेचर तो 25 ही है और ये हो जाएगा 65 - 25, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें एक दूसरे से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 से 5 और 1/k से 1/k कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln। आप ध्यान से देखिए 65 - 25 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50। तो 40 डिवाइड बाई 50 अपॉन ln यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस 25 थीटा डैश माइनस 25 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 65 - 25 दैट इज इक्वल टू 40। अब क्या करें सर, दोनों ln एक क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग हट जाएगा। तो फाइनली आपके पास हो जाएगा 40/50 इज इक्वल टू थीटा डैश माइनस 25 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें तो ये हो जाएगा 5 थीटा डैश माइनस 125 इज इक्वल टू 160। तो 160 प्लस 125 285 हो जाएगा। तो 5 थीटा डैश इज इक्वल टू 285 आ जाएगा। तो थीटा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 285 डिवाइड बाई 5। तो ये हो जाएगा बेसिकली 57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर होगा, मतलब इंटीजर टाइप सवाल है, यहाँ पर आंसर होगा 57 इज करेक्ट। तो 57 आंसर करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रोटेशनल कंबाइंड ट्रांसलेटेड प्लस रोटेशनल मोशन से रिलेटेड सवाल है। आपको क्वेश्चन बोला है अ सेंटर ऑफ व्हील रोलिंग ऑन द प्लेन सरफेस मूव विद द स्पीड v नोट। मतलब आपके पास एक व्हील है इस तरह से, जिसका जो सेंटर है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है v नोट है, मतलब ट्रांसलेटरी जो स्पीड है v नोट है और रोलिंग भी हो रही है। ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है ना। आगे बोला है कि a particle on the rim of the wheel at the same level as the center will be moving at a speed under root x v naught then the value of x। मतलब इसी लेवल पर है ना, जो सेंटर है उसी लेवल पर जो पॉइंट है उस पर जो पार्टिकल होगा है ना, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा और उसको कंपेयर करना है हमें अंडर रूट एक्स वी नोट से। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे सपोज ये इस तरह से रोटेट हो रहा है ओमेगा स्पीड से, तो यहाँ हमें पता है कि जो इसकी स्पीड है एक तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से स्पीड इधर और एक रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियल जो स्पीड होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस डायरेक्शन में होगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा सर, वो भी वी नोट ही होगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर प्योर रोलिंग के लिए अगर अपन बात करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। क्योंकि बेसिकली आप ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं, वी अपॉन आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे वी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा। दोनों स्पीड एक दूसरे की क्या होगी, डेफिनेटली इक्वल होगी और दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होगा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी वी नेट, वो वी नेट कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2 वी नोट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अंडर रूट 2 वी नोट। एज ए स्टैंडर्ड भी ये बात हमें पता होती है। बाकी अब इससे कंपेयर कर लेंगे तो अंडर रूट एक्स वी नोट शुड बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नोट। तो आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। तो इंटीजर टाइप का सवाल है, आंसर जो होगा वो 2 करेक्ट होगा। तो 2 ऑप्शन को राइट टिक करेंगे, ठीक है। तो फाइनली इस जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 2।